नमस्कार साथियों, क्लास 12 के इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में यह 2019 का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पकड़ने के लिए, एमसीक्यू को पकड़ने के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम 8-10 साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, एमसीक्यू का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर हम मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन करने में, गेन करने में सफल होते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं 2019 का क्वेश्चन। और 2019 का क्वेश्चन को हम लोग ना केवल अटैम्प्ट करेंगे बल्कि उसके संबंधित कुछ जो व्याख्याएं हैं, एक्सप्लेनेशन है, उसको भी करेंगे। तो हम लोग चलते हैं 2019 के क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा जो जगह है वो मृतकों का टीला के रूप से विख्यात है। ऑप्शन ए चन्हुदड़ो, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो अगर आप लोग को मालूम होगा मोहनजोदड़ो के शब्द का अर्थ, तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है। सिंधु घाटी में मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 18 दिन और ऑप्शन डी 20 दिन। अगर आप लोग महाभारत कभी खोल के देखे होंगे तो महाभारत के जो चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर पर्व के नाम से लिखे गए हैं, जैसे भीष्म पर्व, कर्ण पर्व, द्रोण पर्व। तो इसमें 18 पर्व हैं, अर्थात 18 दिन तक ये युद्ध चला था। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 18 दिन। तो इसका सही उत्तर है, महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक चली थी? 18 दिन तक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध, यहाँ बुद्ध लिखा गया है लेकिन बुद्ध होगा द में धा। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। गौर करने की बात है कि ये चारों जगह महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में उन्होंने पहला प्रवचन दिया था, कुशीनगर में उन्होंने अपना देह त्यागा था। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो तत्कालीन नेपाल में पड़ता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या महेंद्र। चारों ही शासक जो हैं वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं। बिंदुसार जो है वो अशोक के पिताजी थे, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, महेंद्र अशोक का बेटा था। तो तीसरा शासक जो होगा मौर्य साम्राज्य का वह होगा अशोक, सम्राट अशोक, जिसे महान अशोक भी कहा जाता है। तो अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक है। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक बिंदुसार, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? नेपोलियन कहाँ से संबंधित है? नेपोलियन फ्रांस से संबंधित है। उन्होंने बहुत सारी विजय प्राप्त किया था। तो भारत में किस शासक को विजय प्राप्त करने के लिए ज़्यादा जाना जाता है? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त जो है उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की तरफ। अल बेरूनी किसके साथ भारत आया था? हम लोग जब 2020 का प्रश्न कर रहे थे तो हम लोग देखे थे कि अल बेरूनी के किताब का जिक्र आया था, किताबुल हिंद का। अब प्रश्न यह है कि अल बेरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम और ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त तो नहीं होगा, इसको सीधे हम लोग छाट सकते हैं। तो मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गौरी या मोहम्मद बिन कासिम। तो हमारा सही उत्तर होगा मोहम्मद गौरी, ऑप्शन ए। फिर है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का, गुरु नानक का, चैतन्य का या रामानंद का। तो हमारा सही उत्तर होगा बीजक में
जो उपदेश संग्रहित है, अनुमान लगाइए। कबीर, गुरु नानक के उपदेशों को शब्द कहते हैं। चैतन्य जो है वो कीर्तन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, कबीर। फिर हम लोग चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। अमुक्त मालदया नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अमुक्त मालदया नामक ग्रंथ के लेखक ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय और ऑप्शन डी अच्युत देव राय। तो अनुमान लगाइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा अच्युत देव राय। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक को हिंदुओं पर से जजिया कर हटाने के लिए जाना जाता है? अर्थात किसने हिंदुओं से जजिया कर हटाया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शाहजहां। आप लोग जानते हैं कि मुग़ल शासकों में सबसे महान अकबर को कहा जाता है, तो जजिया कर भी उन्होंने ही हटाया होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात अकबर। अकबर को जजिया कर हटाने के लिए जाना जाता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा भी अकबर से रिलेटेड है। तो उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कहाँ कराया था? फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर या ऑप्शन सी डी अजमेर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अब हमारे 11 नंबर क्वेश्चन जो कि अब आधुनिक भारत से संबंधित है। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड रिपन ने या लॉर्ड कर्जन ने? तो अस्थाई बंदोबस्त का जो शुरुआत किए थे टैक्स वसूली के लिए अंग्रेज लोग, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के तरफ समय हुआ था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत बिहार और बंगाल में की थी। अब है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हल्का प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही भारत की आज़ादी के लिए जाना जाता है। तो हमारे पास विकल्प हैं 1881 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1839 ईस्वी। 2 बार 1839 लिखा गया है। तो अब 3 में पता लगाइए, 1881, 1885 या 1839। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1885। अगर तिथि भी याद रखना है तो आप रख सकते हैं 28 दिसंबर 1885, अर्थात 1886 आने ही वाला था। हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन की तरफ। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया अचानक से, तो कांग्रेस के कुछ नेता विधानसभा में जाने के लिए, संसदीय प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक पार्टी बनाए थे। उस पार्टी का नाम स्वराज पार्टी था। तो उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी सी.आर. दास, ऑप्शन डी बी और सी दोनों, अर्थात मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा डी, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, जो कि सी.आर. दास का पूरा नाम चित्तरंजन दास था, जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। इन लोग दोनों ने, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू तो आपको मालूम ही होगा किन के पिता थे। ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसकी चर्चा तो मैं पहले क्वेश्चन में कर ही चुका हूँ। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे आसान उत्तर भी है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951 और डी है 26 जनवरी 1952। तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 51 और 52 तो बिल्कुल नहीं होगा। कन्फ्यूजन थोड़ा 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 में हो सकता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 भी जो ऑप्शन ए है, यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ, बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू 2 महीने के बाद हुआ था। अगर यह पूछा जाए कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो उसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कब लागू हुआ था, तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। तो हमारा यहाँ प्रश्न है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी
26 जनवरी 1950 को। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने 2019 के क्वेश्चन को PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसी प्रकार 2018, 17, 16, 15 को भी करना है। अगर आप 150 से 200 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपके 12th बोर्ड में पूरे मार्क्स आने का ऑब्जेक्टिव में चांसेस रहेगा। और अगर ऑब्जेक्टिव आप अच्छा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, साथ ही साथ टीचर के नज़र में आपका इंप्रेशन बढ़ता है। तो एग्जामिनर जो होगा वो आपके सब्जेक्टिव प्रश्नों में भी अधिक से अधिक मार्किंग करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें, लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।